Bismillahirrahmanirrahim. Now we are continuing with our previous lecture about organizing the data or organizing the research data. And in organizing the research data or statistics, हम already we have discussed कि हम visual presentation कैसे कर सकते हैं table form में, plot form में, graphs form में, chart form में. और हमने अपने पिछले lecture में ये poorly organized जो data होता है वो किस तरह का होता है और वेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल किस तरह से होती है ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि वेल ऑर्गेनाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ टेबल जो होते हैं वो ज़्यादा इजी होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी आपकी रिसर्च को समझना चाह रहा है पढ़ना चाह रहा है. नाउ इन द लास्ट टाइम वी हैव लेफ्ट दिस स्लाइड, यहाँ से हमने एंड किया था. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. ये क्या होते हैं? विजुअली मीनिंगफुल वे ऑफ प्रेजेंटिंग और स्प्रेड ऑफ द डेटा. ठीक है, यानी हम ये जो है बॉक्स प्लॉट या विस्कर प्लॉट क्या होते हैं कि हम ये विजुअली मीनिंगफुल वे जो है वो होती है प्रेजेंटिंग द स्प्रेड ऑफ द डेटा. रिसर्च कैन पिन पॉइंट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़, ये भी पता चल जाता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या है, यानी रेंज मालूम हो जाती है. हाईलाइट द IQR एंड द मीडियम इंटर क्वार्टाइल रेशो भी इसमें होता है, मीडियन भी आ जाता है. इसके अलावा मीडियन डिनोटेड बाय लाइन इनसाइड एंड मीन वैल्यू अपर अपीयर एज ए डायमंड. अब अगर हम इसका जायज़ा लें तो इसमें जो है ये वाला जो प्लॉट है इसमें देखें ये जो है मीन है, मिड में ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये इसकी मैक्स और मिन वैल्यू है जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही है. ठीक है, और ये जो है वो लोअर और अपर बाउंड्रीज़ हैं और इस तरीके से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट दिस इज़ मीन एंड दिस इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन. अच्छा, दूसरे वाले में अगर हम देखें तो ये टोटल जो है यहाँ से स्मॉलेस्ट वैल्यू से यहाँ तक, यानी अगर हम इसी को यहाँ पर अलग करके देख रहे हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, दिस इज़ द मीडियन, दिस इज़ द फर्स्ट क्वार्टाइल, दिस इज़ द थर्ड क्वार्टाइल, मे बी फोर्थ क्वार्टाइल विल बी हेयर. तो ये जो है वो रेंज को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मीडियन को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मीन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है बॉक्स प्लॉट या विस्कर प्लॉट के ज़रिए. तो ये है बेसिकली बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट अराउंड द मीन. इसके अलावा द नेक्स्ट वे इज़ द बार चार्ट यूज टू ग्राफ डिस्क्रीट और कैटेगोरिकल डेटा. आमतौर पे बार चार्ट हम या बार ग्राफ हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होता है. डिस्क्रीट डेटा होता है स्पेशली हमारे पास या तो ये कि जो है वो यस या नो में, जैसे यानी डिस्क्रीट डेटा में दो होते हैं हमारे पास, नॉमिनल एंड दूसरा ऑर्डिनल. तो नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा जो है वो उसकी ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन, द बेटर प्रेजेंटेशन वी विल फाइंड इन बार चार्ट्स. टिपिकली दे आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली, आप देखें हॉरिजॉन्टली अलाइन है. अब यहाँ पे देखें एक जो है वो बार चार्ट ये मौजूद है. लोकेशन की बात की जा रही है, ABCDE एंड हेयर इज़ द ओजोन ppm, मीन्स कि ओजोन की क्वांटिटी लोकेशन A पे कितनी है, लोकेशन B पे कितनी है, लोकेशन C पे कितनी है, लोकेशन D पे कितनी है, लोकेशन E पे कितनी है. इसी तरीके से ये जो दूसरा ग्राफ है, वेरियस फ्रूट्स एंड देयर कैलोरीज, एप्पल, बनाना, कैंटेलॉप, ग्रेप्स, कीवी, ऑरेंज, पियर एंड द कैलोरीज, 20 कैलोरी, 40 कैलोरी, 60. तो इस तरह से बताया जा रहा है कि पियर में कितनी कैलोरीज होती हैं, ऑरेंज में कितनी कैलोरीज होती हैं, कीवी में, ग्रेप्स में, कैंटेलॉप में, बनाना में एंड एप्पल में. तो दिस इज़ कॉल्ड बार चार्ट, क्योंकि ये नॉमिनल है यानी डिफरेंट फ्रूट्स के नेम हैं, तो इस वजह से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ये हम ऑर्डिनल फॉर्म में भी तो कह सकते हैं इसको, तो जो है वो इसको जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो दिस इज़ कॉल्ड बार चार्ट. सिमिलरली द अनदर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज हिस्टोग्राम. ये आमतौर पे यूज टू ग्राफ कंटिन्यूस डेटा, यानी इंटरवल डेटा है या रेशो डेटा जो भी है, कंटिन्यूस डेटा है, कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो दैट डेटा इज मोर अप्रोप्रिएट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोग्राम्स. डिवीजन ऑफ कंटिन्यूस डेटा इन डिस्क्रीट कैटेगरीज, डिस्क्रीट कैटेगरीज यानी डिफरेंट जो है वाज़े तौर पर अलग अलग ये नज़र आ रहे हैं हमारे पास, और ये एक ऑलमोस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लाइक कर्व हमारे पास बन रहा है. इसमें दो चीज़ें हैं, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंट ग्रुप, दोनों को रिप्रेजेंट यहाँ पे किया गया है हिस्टोग्राम में. तो हिस्टोग्राम इज़ अनदर वे टू रिप्रेजेंट द डेटा. पाई चार्ट इज़ ऑल्सो अनदर वे. पाई चार्ट से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को.
इंट्यूटिवली सिंपल टू रीड व्हेन कंस्ट्रक्टेड वेल, बहुत आसान होता है इसको समझना पढ़ना अगर ये बेहतर अंदाज में किया गया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल ली हुई है, ए वर्ल्ड ऑफ द ड्रग्स ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन द मेडिसिन इज एक्सपेक्टेड. 2006 में 658 बिलियन, 2011 में 956 बिलियन ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन मेडिसिन एंड 2016 में अराउंड 1205 बिलियन डॉलर ये स्पेंडिंग है. इसमें उन्होंने जो है वो ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जैसे यूएस मार्केट, यूरोप, जापान, इसके अलावा जो है वो इमर्जिंग मार्केट्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स, तो ये रिप्रेजेंट किया गया. यानी यूएस मार्केट में जो कंजम्पशन है वो इस टोटल अमाउंट में 31% है, और यूरोप में जो है 18% है, जापान में 10% है, इमर्जिंग मार्केट में 13% है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो स्पेंडिंग है अबाउट द मेडिसन वो 11% है. यानी ये टोटल अमाउंट का इतने परसेंट वहाँ पर स्पेंडिंग है, एंड दिस इज़ ए गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले ली गई पाई चार्ट में, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द डेटा. Another important thing is proportions and rates, means percentages and rates. Characteristics measured on a nominal scale exist as counts or frequencies of occurrence. कि जो नॉमिनल स्केल पे होता है, लाइक फॉर एग्जांपल यस या नो, सर्वाइव और नॉट सर्वाइव, तो वो हम उसको काउंट कर लेते हैं कि कितने सर्वाइव किए, कितने सर्वाइव नहीं किए, कितनों का आंसर यस में था, कितनों का आंसर नो में था, यानी उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या थी, तो वो हम जो है नोट डाउन कर लेते हैं. Proportions describe the data based upon the number of times a specific characteristic is observed. Proportion ये परसेंटेज क्या करता है, डेटा को डिस्क्राइब करता है कि वो कितनी दफ़ा जो है वो उसमें जो है मौजूद है या ऑब्जर्व किया गया है. Proportion is number of observation with a given characteristics divided by total number of observation in a given group. मीन्स कि वो ये कि जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड बाय किया टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन में थी उन ग्रुप में, यानी जिसमें कैरेक्टरिस्टिक या कोई डिजीज़ अपीयर हुई टोटल रिस्क पॉपुलेशन से, तो जो जैसे वही करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो परसेंटेज फॉर्म में आ जाता है. अगर हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो प्रपोर्शन कहलाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रपोर्शन में. Proportions are commonly reported in the form of percentages, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ. इसी तरीके से rates are similar to proportion but with added properties. क्या होता है, computed over a specified period or time, for example per year. यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि the cases of hypertension are reported 12% per year, मीन्स के 12% पर ईयर जो है वो केसेस रिपोर्टिंग, यानी अब ये टाइम आ गया तो नाउ दिस इज नॉट ओनली प्रपोर्शन बट दिस इज कॉल्ड और दिस इज कंसिडर्ड एज रेट. तो हम इसको इंसिडेंट्स रेट भी कह सकते हैं या इंसिडेंट रेट भी कह सकते हैं यहाँ पर. तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की. लाइक फॉर एग्जाम्पल समटाइम वी रिप्रेजेंट मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स. मॉर्टेलिटी रेट क्या है, मॉर्टेलिटी रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु डाइड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के दरमियान, लाइक फॉर एग्जांपल विद इन लास्ट 6 months कितने पेशेंट जो थे वो डाइड हो गए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु आर एट रिस्क ऑफ डाइंग ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, कि इसको डिवाइड करेंगे उन तमाम पेशेंट से जो कि रिस्क में थे उसी टाइम पीरियड में कि वो डाई हो सकते थे, तो जिसमें से जो डाई हुए हो वो, जो डाई नहीं हुए वो लेकिन रिस्क था डाई होने का, तो उन दोनों को शामिल किया. और यहाँ पर हम सिर्फ उन पेशेंट्स को इंक्लूड करेंगे जो डाई हो चुके हैं, तो इसको जो है डिवाइड करके हम मॉर्टेलिटी रेट मालूम करेंगे. सिमिलरली मॉर्बिडिटी मेजर इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंसेस एंड प्रेवेलेंसेस, और मॉर्बिडिटी अगर हमें मालूम करनी हो तो वो इंसिडेंसेस, डिजीज़ की इंसिडेंसेस या प्रेवेलेंस की फॉर्म में मालूम किए जाते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंसिडेंसेस पे बात करें, रिस्क ऑफ डेवलपिंग न्यू डिजीज, सिम्टम एंड प्रॉब्लम. व्हाट इज इंसिडेंस, यानी इसकी द डेफिनेशन इज दैट कि रिस्क ऑफ डेवलपिंग न्यू डिजीज और रिस्क ऑफ डेवलपिंग न्यू सिम्टम्स और रिस्क ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रॉब्लम, इन तीनों को कंबाइंडली कहा जा सकता है या सेपरेटली इंसिडेंस. इन एपिडेमियोलॉजी इंसिडेंस रेट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंसिडेंस डेंसिटी. तो एपिडेमियोलॉजी की साइंस में, क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में इंसिडेंस रेट को इंसिडेंस डेंसिटी भी कहा जाता है. नाउ द थिंग इज दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट इट. तो मैथमेटिकली वी कैन कैलकुलेट इट बाय इंसिडेंस प्रपोर्शन, यानी कितने परसेंट इंसिडेंसेस है, जैसा कि मैंने शुरू में प्रपोर्शन में भी बताया था.
कि नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए डिजीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इन पॉपुलेशन एट रिस्क, कि टोटल पॉपुलेशन उसमें से उस डिजीज के रिस्क के लिए कितनी है, एक्सक्यूज मी, तो टोटल पॉपुलेशन उसमें से रिस्क पे कितनी है उसके नंबर, और फिर उसकी जो अपर वैल्यू होगी यानी न्यूमरेटर में अब न्यू केसेस ऑफ डिजीज उसी पॉपुलेशन में से लिखेंगे, यानी टोटल पॉपुलेशन में से कितने पेशेंट को वो डिजीज हो गई उस पीरियड के दौरान, तो नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज होंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इन द पॉपुलेशन एट रिस्क। ख्याल रहे कि ये टोटल पॉपुलेशन नहीं है, ये टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क है, यानी वो वाली पॉपुलेशन इसमें से कंसिडर करनी है जो रिस्क पर हो, जो रिस्क पर नहीं हो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम इंसिडेंस या इंसिडेंस रेट या इंसिडेंस प्रपोर्शन कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली प्रेवलेंस, अब प्रेवलेंस की अगर हम बात करें तो प्रेवलेंस मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए डिजीज एट पॉइंट इन टाइम, किसी पॉइंट इन टाइम पर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डिजीज एट ए पॉइंट इन टाइम, दिस इज कॉल्ड प्रेवलेंस। ये तो है इसकी डेफिनेशन। इट रिफ्लेक्ट्स एग्जिस्टिंग डिजीज इन पॉपुलेशन, आमतौर पे ये एग्जिस्टिंग डिजीज इन पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करती है। प्रिविलेंस क्वांटिफाई द बर्डन ऑफ डिजीज, इन एडिशन टू दैट इससे हम और क्या मालूम कर सकते हैं कि किसी भी सोसाइटी में बर्डन ऑफ डिजीज कितना है, जो भी डिजीज़ है, लाइक हाइपरटेंशन की हम मिसाल ले लें, डायबिटीज़ की हम मिसाल ले लें, आर्थराइटिस की मिसाल ले लें, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की जो है वो एग्जांपल ले लें, और फॉर एग्जांपल वी ये कैन टेक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD ले लें, या क्रॉनिक एस्मा की एग्जांपल ले लें, कोई भी डिजीज़ है, द बर्डन ऑफ दैट डिजीज़ को अगर हम क्वान्टिफाई करें तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेवलेंस। फिर प्रेवलेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू पॉइंट प्रेवलेंस एंड पीरियड प्रेवलेंस। हम इसको जो है वो प्रेवलेंस को दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पॉइंट प्रेवलेंस की फॉर्म में भी और पीरियड प्रेवलेंस की फॉर्म में भी। तो अब ये दोनों क्या हैं उसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं पॉइंट प्रेवलेंस पे। तो पॉइंट प्रेवलेंस क्या है? प्रेवलेंस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिजीज एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम, कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद डिजीज, कोई भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद डिजीज है एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट रिस्क फॉर द डिजीज इन ए पॉपुलेशन एट द सेम पॉइंट इन टाइम। तो अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑन जून 30, 2016, 29 न्यू केसेस रिपोर्टेड ऑफ हेपेटाइटिस बी फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ 1600, यानी 1600 जो रिस्क पे थी, तो जून 30 पे 1600 पेशेंट रिस्क पे थे और 29 न्यू केसेस रिपोर्ट हुए। तो पॉइंट प्रेवलेंस कैलकुलेट होके आई 29 बाई 1600 इज इक्वल टू 0.018 into 100, द पॉइंट प्रेवलेंस इज 1.8%। तो पॉइंट प्रेवलेंस जो है वो हमारे पास आ रही है 1.8%। तो इस तरह से हम पर डे जो है आजकल के दौर में कोविड की भी, कोरोना की भी प्रेवलेंस पर डे पॉइंट प्रेवलेंस मालूम कर सकते हैं कि उस दिन उसकी प्रेवलेंस कितनी रही है। इसको हम दूसरे मानों में इंसिडेंस भी कह सकते हैं। इसके बरक्स द पीरियड प्रेवलेंस, व्हाट इज दिस? प्रेवलेंस नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ पॉपुलेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम फ्रेम, यानी फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू, यानी शुरू से लेके अब तक टोटल एग्जिस्टिंग केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में एग्जिस्टिंग केसेस, ये पॉपुलेशन कौन सी है? वो पॉपुलेशन जो एट रिस्क है, तो टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क। तो एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ हेपेटाइटिस बी आर 35 फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ 1600, ये हमने एक एग्जांपल ले ली कि एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ हेपेटाइटिस बी आर 35 फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ 1600। तो प्रेवलेंस इसकी निकल कर आई अब 35 बाई 1600, द आंसर इज 0.021 into 100, ताकि हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें और प्रपोर्शन में कन्वर्ट कर लें। सो द पीरियोडिक प्रिवेलेंस और पीरियड प्रिवेलेंस इज, या जिसको सिंपली प्रिवेलेंस भी कहा जाता है, यानी ज़रूरी नहीं है कि हम पीरियड का वर्ड इस्तेमाल करें। तो प्रिवेलेंस जो है वो हेपेटाइटिस बी की इस सोसाइटी में 2.1% है, जबकि हमने पिछली जो स्लाइड देखी वो पॉइंट प्रेवलेंस कहलाएगी। वो प्रेवलेंस नहीं बल्कि पॉइंट प्रेवलेंस है, यानी किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, जबकि ये टोटल नंबर ऑफ केसेज हैं, एग्जिस्टिंग केसेस इन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क रिगार्डलेस ऑफ टाइम फ्रेम। तो उसको जो है वो, यानी अब तक जो है वो 35 केसेस हैं 1600 में, तो ये कैलकुलेट होके आई 2.1
परसेंट। तो ये जो है हमारे पास है, इस तरह से जो है हम प्रेवलेंस मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक ये भी फार्मासिस्ट का एक एरिया होता है, क्योंकि फार्मासिस्ट आर इंगेज इन परचेजिंग, यानी परचेजिंग फार्मासिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं और रिसर्च के तौर पर, रिसर्चर के तौर पर भी काम करते हैं। तो वेन एवर यू आर वर्किंग एज ए परचेजिंग फार्मासिस्ट आइदर इन इंडस्ट्री और हॉस्पिटल और वर्किंग एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं जिस पर्पज़ के लिए, या एज ए परचेजर इन हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट आप हॉस्पिटल के लिए परचेज कर रहे हैं, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसा करेगा, वो सही करेगा, गलत करेगा, सही रिजल्ट देगा, नहीं रिजल्ट देगा सही, कितने परसेंट अच्छे रिजल्ट देता है, कितने परसेंट रॉन्ग रिजल्ट देता है। तो वो जो है, दैट इज़ वाई यू शुड नो कि आपके रिजल्ट्स की जो है वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या है। वो डिपेंड करेगा कि वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कितना वैलिड है और रिलायबल है। अब उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी मालूम करने के लिए भी सर्टेन रिसर्च टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके ज़रिए हम वो मालूम कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, diagnostic tests are the tools for clinician to determine whether the individual are apt to have a specific disease। यानी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिनकी अगर सिम्टम्स आ रही हों, लेकिन क्लिनिशियन इज़ नॉट कन्फर्म कि अभी उसे वो डिजीज़ है या नहीं है, तो वो कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट्स रिकमेंड करता है। अब लेबॉर्ट्री टेस्ट जब वो रिकमेंड करता है, तो या तो वो ब्लड से होगा या किसी और बॉडी फ्लूइड से होगा, तो क्या वो जो टेस्ट किया गया है, जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सही हैं या नहीं है। क्योंकि समटाइम द डिजीज इज प्रेजेंट बट द टेस्ट इज शोइंग नो डिजीज, एंड समटाइम डिजीज इज नॉट प्रेजेंट बट द टेस्ट इज शोइंग दैट देयर इज डिजीज। तो यानी दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली डायग्नोस्टिक टेस्ट आर नॉट परफेक्ट, यानी 100% परफेक्ट नहीं होते। गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट प्रोवाइड डेफिनेटिव डायग्नोसिस आर जनरली इम्प्रैक्टिकल। यानी जो कोई गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जो प्रोवाइड करे बिल्कुल डेफिनेट कि ये डायग्नोस हो गया है और ये वाकई ये डिजीज़ है, यानी 100% करेक्ट रिजल्ट दे, ये जो है वो इम्प्रैक्टिकल है। देयर इज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन हैविंग द डिजीज मीन्स ट्रू पॉजिटिव एंड एक्चुअली डिजीज इज फ्री फॉल्स पॉजिटिव। यानी ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि बिटवीन अमंग डिफरेंट मशीन्स कौन सी मशीन जो है वो ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट देती है और कौन सी फॉल्स पॉजिटिव देती है, और कौन सी ट्रू नेगेटिव देती है और कौन सी फॉल्स नेगेटिव देती है। ट्रू पॉजिटिव का मतलब है कि डिजीज इज प्रेजेंट एंड द रिजल्ट टेस्ट रिजल्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट पॉजिटिव, कि हाँ वाकई, यानी रिजल्ट भी यही बता रहा है कि डिजीज़ मौजूद है और डिजीज़ वाकई उस पेशेंट को है। और फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है कि डिजीज़ फ्री है पेशेंट, यानी पेशेंट को डिजीज़ नहीं है लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है जो रिजल्ट जो है वो उनमें एक्यूरेसी नहीं है उस डायग्नोस्टिक टेस्ट के। सो द परफॉर्मेंस ऑफ मेजर और परफॉर्मेंस मेजर ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। परफॉर्मेंस मेजर provide a standard mechanism for quantifying the ability of a test to correctly classify individual as either as a disease or not disease। ठीक है, तो जो इसके कुछ परफॉर्मेंस मेजर हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं, जिसकी बेस पर जो कोई स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है जो क्वांटिफाई करके बताएंगे किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट की एबिलिटी को, कि वो कि किस हद तक ये सही बता सकता है कि पेशेंट जो है वो उसको डिजीज़ है या डिजीज़ नहीं है। कॉमनली एनकाउंटर्ड परफॉर्मेंस मेजर्स आर, ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस मैनेजर होते हैं वो हम ये चेक करते हैं उस डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक मशीन की सेंसिटिविटी कितनी है, उस डायग्नोस्टिक मशीन की स्पेसिफिसिटी उस टेस्ट के लिए कितनी है, और उसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू कितनी है, जिसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू एंड टोटल प्रिडिक्टिव वैल्यू में। तो ये जो है कॉमनली एनकाउंटर्ड परफॉर्मेंस मेजर है। इसके अलावा भी कुछ और है लेकिन ये तीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, सेंसिटिविटी क्या है? अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें, सेंसिटिविटी हमें क्या बताएगी? एबिलिटी ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल विद द डिजीज। यानी वो इतना सेंसिटिव है डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक मशीन कि वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है पेशेंट को कि अगर उसमें डिजीज़ है तो वो डिजीज़ बताएगा, डिजीज़ नहीं है तो वो ये कहेगा डिजीज़ नहीं है। दोनों यानी बिल्कुल करेक्टली आइडेंटिफाई करेगा। ऑल्सो कॉल्ड द ट्रू पॉजिटिव रेट। ठीक है, यानी जैसे हमने बताया कि ट्रू पॉजिटिव का क्या मतलब है कि डिजीज़ है तो वो बताएगा, डिजीज़ नहीं है तो कहेगा कि नहीं है।
also called true positive rate, or the probability that the test is positive for a patient who truly has the disease. Tests with high sensitivity have low false negative rate. तो अब इसमें अगर जिसकी सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी टेस्ट की, या जिस मशीन की सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, तो उसमें फॉल्स नेगेटिव रेट बहुत कम होंगे. मीन्स के फॉल्स नेगेटिव रेट का मतलब ये हुआ कि डिजीज़ मौजूद है बट द रिजल्ट इज़ नेगेटिव. तो ऐसा उसमें इसके चांसेस बहुत कम होंगे, इसकी जो फॉल्स नेगेटिव का जो रेट होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा अगर टेस्ट जो मशीन जो होगा उसकी हाई सेंसिटिविटी बहुत हाई है. सिमिलरली अनदर इंपॉर्टेंट मेजर, परफॉर्मेंस मेजर इज स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी हमें क्या बताएगी? एबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल विदाउट द डिजीज. ठीक है, तो वो स्पेसिफिक टेस्ट है और वो करेक्टली बता रहा है कि जो इंडिविजुअल है जिसके सीरम को या बॉडी फ्लूइड को आपने चेक किया कंफर्मेशन के लिए कि इसको डिजीज़ है या नहीं, तो अगर उसको डिजीज़ नहीं है तो वो टेस्ट भी आपको यही बता रहा है कि द इंडिविजुअल इज विदाउट डिजीज़, नहीं है उसको डिजीज़. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रू नेगेटिव रेट. ट्रू नेगेटिव मीन्स कि डिजीज़ नहीं है और रिजल्ट इज ऑल्सो नेगेटिव. मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज नेगेटिव. डायग्नोस्टिक टेस्ट नेगेटिव है फॉर ए पेशेंट हु डज नॉट हैव द डिजीज़. ठीक है, और यही हमें चाहिए भी. टेस्ट विद हाई स्पेसिफिसिटी हैव लो फॉल्स पॉजिटिव रेट. जिसकी टेस्ट की या टेस्ट मशीन की हाई स्पेसिफिसिटी होगी तो उसमें बहुत लो चांस होगा कि रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव आए. फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि डिजीज़ नहीं है बट रिजल्ट दे रहा है कि वो है. जो टेस्ट रिजल्ट है वो ये दे रहा है कि पॉजिटिव है, तो उसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं. क्योंकि डिजीज़ नहीं है बट द रिजल्ट इज़ पॉजिटिव, तो ये फॉल्स पॉजिटिव कहलाता है. तो हाई स्पेसिफिसिटी होगी तो लो पॉजिटिव या फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस भी कम से कम हो जाएंगे. बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अगर हाई सेंसिटिविटी होगी तो फॉल्स नेगेटिव के चांसेस भी कम हो जाएंगे. तो ये हो गई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी. तो सबसे पहले यू नीड टू चेक द सेंसिटिविटी ऑफ द मशीन एंड द टेस्ट एंड द प्रोसीजर एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट और द मशीन और द प्रोसेस बाय विच यू कैन चेक. नाउ द नेक्स्ट इज द प्रिडिक्टिव वैल्यू, जो अनदर परफॉर्मेंस मेजर है. पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू. पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट हैज द डिजीज गिवन दैट ए पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट वाज ऑब्टेन्ड. ये प्रोबेबिलिटी है द पेशेंट हैज द डिजीज गिवन दैट ए पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट वाज ऑब्टेन्ड. कि अगर पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, ठीक है, और पेशेंट को वाकई डिजीज है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है. और जितनी ये हाई होगी इसका मतलब ये होगा पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू. इसका मतलब है यही होगा कि अगर पेशेंट पॉजिटिव होगा, अगर पेशेंट को डिजीज होगी तो ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आएगा. सिमिलरली नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू. प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट डज नॉट हैव द डिजीज गिवन दैट द नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स आर वाज ऑब्टेन्ड. यहाँ पर यही है कि नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ये बता रही है कि रिजल्ट नेगेटिव जब ही आएगा जब डिजीज नहीं होगी. तो अगर ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बहुत हाई आ रही है किसी भी मशीन की, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बहुत हाई है, तो इट मीन्स कि अगर डिजीज़ नहीं होगी तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, या उस टेस्ट उस इंडिविजुअल का रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है वाकई ही उसको डिजीज़ नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू. तो हमें फिर ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो भी टेस्ट या इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कितनी हाई है और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू. इनकी जो मैक्सिमम होती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वो होती है 1, मीन्स 100%, और मिनिमम होती है 0. तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं. अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. समरी ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्मेंस मेजर. लाइक फॉर एग्जाम्पल डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट, डिजीज प्रेजेंट एंड डिजीज एब्सेंट. ठीक है, यहाँ पे हमने ये ले लिया 2x2 टेबल है ये. डिजीज प्रेजेंट, डिजीज एब्सेंट. ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, नेगेटिव. अब ये देखें कि वो ये कह रहा है कि डिजीज प्रेजेंट है और रिजल्ट भी पॉजिटिव है वो W इंडिविजुअल में, और डिजीज एब्सेंट है बट रिजल्ट इज पॉजिटिव. ठीक है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया. ये ट्रू पॉजिटिव है कि डिजीज प्रेजेंट, रिजल्ट पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव. ये क्या, डिजीज एब्सेंट बट रिजल्ट पॉजिटिव, तो ये फॉल्स पॉजिटिव है.
अच्छा, यहाँ पर वाइस वर्सा है कि डिजीज प्रेजेंट बट रिजल्ट इज नेगेटिव, डिजीज प्रेजेंट है रिजल्ट इज नेगेटिव, तो फॉल्स नेगेटिव हो गया। यहाँ पे क्या है, डिजीज एब्सेंट रिजल्ट इज नेगेटिव, दिस इज ट्रू नेगेटिव, कि डिजीज भी नहीं है और रिजल्ट भी नेगेटिव है। तो ये इस तरफ ऑल पॉजिटिव टेस्ट है ये, यानी यहाँ पे जो सम होगा W प्लस एक्स, यहाँ पे होगा ऑल टेस्ट नेगेटिव मीन्स वाई जेड, वाई प्लस जेड, और यहाँ पे होगा वाई W प्लस वाई मीन्स ऑल पेशेंट्स विदाउट द डिजीज, यहाँ पे डिजीज विद द डिजीज, ऑल पेशेंट्स विद द डिजीज, वो इधर आ गए, और डिजीज एब्सेंट ऑल पेशेंट्स डू नॉट हैव द डिजीज एक्स प्लस जेड, और टोटल इनका क्या होगा, इन चारों का सम W प्लस एक्स, वाई प्लस जेड एंड इज द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो ये जो होगा हम इसके ज़रिए जो है वो ट्रू कंडीशन ऑफ डिजीज़ और जो है वो स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी और प्रिडिक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगेन यहाँ पे जो हमने बात की उसी की डेफिनेशंस आ गई। W क्या है, पेशेंट्स हैव द डिजीज एंड हैव पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट्स आर ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। यानी W में क्या था, हम फिर पीछे जाते हैं कि पेशेंट्स को डिजीज है और रिजल्ट भी पॉजिटिव है, दिस इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। X क्या है, एक दफ़ा फिर हम देख लेते हैं, ये रहा कि डिजीज एब्सेंट बट रिजल्ट पॉजिटिव, ठीक है, डिजीज एब्सेंट बट द रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो फॉल्स पॉजिटिव हुआ। पेशेंट हु डू नॉट हैव द डिजीज बट हैव पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट मीन्स फॉल्स पॉजिटिव। Z क्या है, फिर हम देख लेते हैं कि डिजीज एब्सेंट एंड रिजल्ट इज नेगेटिव, ओके। तो अब हम इसको देखते हैं, तो पेशेंट हु डू नॉट हैव द डिजीज एंड हैव नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स, गुड, ट्रू नेगेटिव रिजल्ट। वाई क्या है, वाई में क्या है कि डिजीज प्रेजेंट बट द रिजल्ट इज नेगेटिव, तो ये रॉन्ग हो गया कि पेशेंट हु हैव द डिजीज बट हैव नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स, दिस इज कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। तो हम इस मेथड से जो है वो किसी भी जो है वो टेस्ट की जो है वो हम मालूम कर सकते हैं कि उसकी जो वैल्यूज़ क्या है, उसकी जो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसकी एबिलिटी किस हद तक है किसी भी टेस्ट को करेक्टली, यानी उसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी और प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है। अच्छा, प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट विद ए डिजीज डिवाइडेड बाय द टोटल, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। प्रिवेलेंस इज इक्वल टू, अब इस मशीन से भी मालूम कर सकते हैं, W में जो इतने पेशेंट थे वो रखे प्लस वाई डिवाइडेड बाय एन। तो अगर हम दोबारा देखें तो ये हो गया हमारे पास W प्लस वाई डिवाइडेड बाय एन, यानी टोटल नंबर ऑफ पेशेंट। तो इस तरीके से हम इससे भी प्रेवलेंस मालूम कर सकते हैं। एक्यूरेसी अगर हमें मालूम करनी है इसकी, तो एक्यूरेसी मालूम करने का क्या तरीक़ाकार होगा, प्रपोर्शन ऑफ ऑल टेस्ट दैट आर करेक्ट क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी इज इक्वल टू W प्लस जेड अपॉन एन, W प्लस जेड अपॉन एन मीन्स ये क्योंकि ट्रू रिजल्ट है, ये भी ट्रू रिजल्ट हैं, सही रिजल्ट हैं, तो W प्लस जेड डिवाइडेड बाय एन, तो इससे हमें इस टेस्ट की एक्यूरेसी भी पता चल जाएगी। फॉल्स पॉजिटिव रेट अगर हमें मालूम करना है तो नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय ऑल पेशेंट्स हु डू नॉट हैव द डिजीज, ठीक है। अच्छा, जो जिनको डिजीज नहीं थी वो क्या थे, X प्लस जेड, जबकि फॉल्स पॉजिटिव क्या थे, X, तो X डिवाइडेड बाय X प्लस जेड, इससे हमें पता चल जाएगा फॉल्स पॉजिटिव रेट इस टेस्ट का क्या है और कितने % है। इसी तरीके से फॉल्स नेगेटिव रेट, नंबर ऑफ फॉल्स नेगेटिव्स, ठीक है, फॉल्स नेगेटिव हम किसे कहते हैं कि डिजीज प्रेजेंट है बट द रिजल्ट इज नेगेटिव, डिवाइडेड बाय ऑल पेशेंट विद द डिजीज, ठीक है, यानी तमाम पेशेंट जिनको डिजीज थी वो W प्लस वाई है और जो फॉल्स नेगेटिव थे वो वाई थे, तो फॉल्स नेगेटिव रेट इज इक्वल टू वाई अपॉन W प्लस वाई। तो इससे हमें मालूम हो जाएगा फॉल्स नेगेटिव रेट क्या है। अच्छा, नाउ सेंसिटिविटी हमें मालूम करनी है या ट्रू पॉजिटिव रेट हमें मालूम करना है, तो प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल विद द डिजीज एंड हु आर करेक्टली आइडेंटिफाइड द बाय द टेस्ट, यही होता है ना ट्रू पॉजिटिव, कि जिनको डिजीज है और वो टेस्ट से भी पॉजिटिव आ रहा है कि हाँ ठीक है ये डिजीज है। तो सेंसिटिविटी अपॉन ट्रू पॉजिटिव रेट इज इक्वल टू, यानी अगर हमें अपॉन तो नहीं, यानी सेंसिटिविटी या ट्रू पॉजिटिव रेट अगर हमें मालूम करना है तो इसका तरीका क्या होगा, W अपॉन W प्लस वाई, यानी उस टेबल से हमने W और Y की वैल्यू को ऐड कर देना है और यहाँ पे W की वैल्यू को रखना है और इस वैल्यू को से डिवाइड कर देना। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह परसेंटेज की फॉर्म में सेंसिटिविटी आ जाएगी और ये जितनी ज़्यादा होगी वो डायग्नोस्टिक टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। स्पेसिफिसिटी सिमिलरली ट्रू नेगेटिव रेट,
ट्रू नेगेटिव रेट हमें मालूम करना है. सो नाउ प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल विदाउट द डिजीज, ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल विदाउट द डिजीज एंड हु आर करेक्टली आइडेंटिफाइड बाय द टेस्ट, और टेस्ट भी यही बता रहा है कि उनको डिजीज नहीं है. तो हम इसको मालूम कैसे करेंगे स्पेसिफिसिटी या ट्रू नेगेटिव रेट को, z अपॉन x प्लस जेड, यानी x प्लस जेड जो भी होगा उन दोनों में उनको ऐड कर लिया, z की वैल्यू जो भी थी उस टेबल से यहाँ पे रखी, तो इससे हम स्पेसिफिसिटी मालूम कर लेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी. तो बाय दिस वे वी कैन डिटरमिन द स्पेसिफिसिटी ऑफ द मशीन. तो ये हमने दो मेन पैरामीटर सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी मालूम कर लिए. अब हम आते हैं पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू की तरफ. बट बिफोर गोइंग टू पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, लेट मी कंक्लूड द लेक्चर ऑफ द टुडे. और यहाँ से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को जो का आगाज़ करेंगे फ्रॉम द थर्ड लेक्चर विच वी विल discuss very soon. Thank you very much.